हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जतिन है और आज हम बात करने वाले हैं आपकी सक्सेस सीरीज की क्लास थर्ड के बारे में। आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 1 के कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में और ये आपकी क्लास थर्ड है। इससे पहले यूट्यूब पे हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास अपलोड कर दी है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज हम बात करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड। जैसे कि आप जानते हैं इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमारे 50% पूछे जाएंगे, तो उसी की हम तैयारी कर रहे हैं और बने रहिए इस सीरीज के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़िए बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव व्हाइट कंपाउंड एक्स। जैसे कि आप जानते हैं जब मैग्नीशियम रिबन किसी कंपाउंड से या फिर मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या कंपाउंड बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड बनाती है, जो कि बेसिकली इमिशन करता है बहुत अमाउंट ऑफ लाइट। क्या करता है? बहुत सारी लाइट को क्या करता है? रिलीज करता है। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, देखा है ना आपने, फुलझड़ी की तरह वो जलता है। ठीक है, तो जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो लाइट की तरह वो क्या करता है? बर्न होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या करता है? एक चमकता है। ठीक है, तो वही क्या कह रहा है? अकम्प्लाइड बाय द इमिशन ऑफ लाइट। इसमें ये कह रहा है नेक्स्ट, अगर हम उसको किसी कंपाउंड, जो ये कंपाउंड एक्स है, हम उसको अगर किसके साथ मिलाते हैं? डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ, तो क्या बनता है? तो हमने वही रिएक्शन लिखी है, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को H2O के साथ मिलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आंसर इसी के नीचे दिए गए हैं, बट आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आंसर को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं देखना है अभी। आंसर मैं आपको समझाऊंगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। क्या बताना है आपको? रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका फर्स्ट सवाल है, तो इसमें देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। H2O प्लस F2 की जब रिएक्शन की जा रही है तो क्या मिल रहा है हमें? HF प्लस HOF मिल रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला ये तरीका है कि आप देखिए क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, जिसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही बेसिकली क्या होगा हमारा? उसी का जो वो किसकी वजह से हो रहा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से हो रहा होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको H2 और F2। यहाँ पे F के पास क्या आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं था। यानी F का क्या हो रहा है? इसमें रिडक्शन हो रहा है। F का क्या हो रहा है इसमें? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? जब हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसके पास क्या जुड़ रहा है बच्चों? F2 के पास क्या जुड़ रहा है? F2 इधर दिख रहा है, इधर है नहीं हाइड्रोजन, लेकिन इधर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? इधर रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? इधर रिडक्शन। अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन का, तो इधर रिडक्शन हो रहा है, बट H2O का यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो इस कंपाउंड में जो आप नोटिस कर पा रहे होगे, यहाँ पे क्या है? H2O और ये क्या है? HOF। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो FO रिड्यूस हो रहा है, इसका रिड्यूस होने का कारण क्या है? H2O। रिड्यूस होने का कारण क्या है? H2O। ठीक है, अगर H2O नहीं होता तो इसे F2 को हाइड्रोजन मिलते कहाँ से? यानी इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ये जो H2O है, ठीक है, और ये F2 है, तो F क्या है आपका? जो फ्लोरीन है, उसको हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ से? तो जो उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, रिडक्शन में जो हाइड्रोजन उसको क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही जैसे कि हम ऑक्सीडाइजर, जैसे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऑक्सीजन जब हम उसे देंगे, क्या देंगे हम उसे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देने के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए, कोई कंपाउंड। तो जो ऑक्सीजन देगा दूसरे कंपाउंड को और ऑक्सीडाइज कराएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ऐसे ही हम इस Fe को कौन मिल रहा है? हाइड्रोजन। तो ये मिल कहाँ से रहा है हाइड्रोजन? इसकी वजह से मिल रहा है, H2O की वजह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, उस तरीके से भी समझ सकते हो। जैसा कि देखा जाएगा H2O क्या होता है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। H2 क्या हो जाएगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे Fe2O3 प्लस CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से अब रिएक्शन करता है तो हमारा Fe और CO2 बनता है। अगर हम इसमें बात करते हैं, देखो ध्यान से, आयरन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यानी आयरन के साथ जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। आयरन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ? रिमूव हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूव या हाइड्रोजन का जोड़ना, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? रिडक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिडक्शन। अब ये जो इसका रिडक्शन हुआ है, ये जो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन, ये किसकी वजह से हुआ है? CO की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? CO। मान लो CO नहीं होता तो क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल था? नहीं। तो इसका रिडक्शन किस वजह से हुआ है?
CO की वजह से हुआ है। तो यानी CO क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। CO क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या बात आपको समझ में आई? ठीक है, बाकी आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने क्या बात की थी बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, और इसमें हम क्या बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। तो जैसा मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन करवाए, जो क्या करवाए, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में परफॉर्म हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, ये दो कंपाउंड्स हैं, अगर आप ये देखोगे पीवी के साथ यहाँ O है, बट यहाँ क्या है O, तो यानी O क्या हो गया, इस पीवी के साथ रिमूव हो गया। और ऑक्सीजन का रिमूव मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब क्या कहते हैं हम उसको, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है भाई, इसका हो रहा है रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लोरीन को देखो, तो क्लोरीन के साथ ये है Cl, और क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है बच्चों, रिमूव हो रहा है। तो जब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्लोरीन के साथ क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं उसको हम, ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो हाइड्रोजन हट जाए और या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाए। इस कंडीशन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, रिडक्शन। इस कंडीशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में कंफ्यूजन है, आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पे चैप्टर नंबर 1 का फुल डला हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए, तो अगर हम इसमें समझे कि इसकी ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और हमने क्या बताना था, हमें बताना है ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडेशन एजेंट कौन होगा, जो कि करवाएगा ऑक्सीडेशन, जो क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है भाई, इसी की वजह से तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? इस HCl का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, Pb3O4 की वजह से। किस वजह से हो रहा है, Pb3O4 की वजह से। तो ये Pb3O4 की वजह से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? देखिए इससे और समझ में आएगी, जैसे ये मैग्नीशियम है, ये O2 है, तो मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो मैक्सियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन किस कंपाउंड की वजह से हो रहा है, इसका तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है। अभी ऑक्सीडेशन हो किस वजह से रहा है, उसकी वजह है O2। उसकी वजह क्या है, O2। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझ में आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसे कहते हैं, जो हमारा ऑक्सीडेशन को कराता है, जो हमारा क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है। यानी अगर ये ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन किस वजह से हो रहा है, Pb3O4 की वजह से। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो है वो ये रहा, देखिए क्वेश्चन बढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ईच टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें देखना है कि किस तरीके से ये जो पॉइंट्स है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रहे हैं। जैसे कि पहली जो रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद मिक्स एंड उसके बाद वो क्या हो जाए, वार्म हो जाए। यानी जब हम कोई रिएक्शन कराएं और रिएक्शन कराने के बाद जब उसे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मिक्स कराने के बाद वो रिएक्शन कैसी हो जाए, गर्म हो जाए। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं भाई, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जब हम उन्हें मिलाएं और मिलाने के बाद वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए, हीट रिलीज करें। क्या रिलीज करें, हीट रिलीज करें। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या सी रिएक्शंस कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है वो आपके सामने ही है। जैसे हमारे पास मीथेन है, मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम जलाते हैं, ठीक है, इनको इनकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, CO2 मिलता है, साथ में क्या मिलता है, H2O। साथ में इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है? सेकंड पढ़ते हैं, एक ऐसी रिएक्शन बतानी है जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाए। क्या बनाए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करेगी, ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को कहते हैं हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्या कहते हैं उस रिएक्शन को हम, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाती है वो कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। देखो नीचे प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल भी दे रखा है। Na2SO4 जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट को ही हम क्या कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं बेरियम सल्फेट को हम, व्हाइट प्रेसिपिटेट। बात समझ में आ रही है? बेरियम सल्फेट को बच्चे हम क्या कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट।
और जब ये बेरियम सल्फेट बाई प्रेसिपिटेट बनाता है, साथ में क्या बनाता है, NaCl बनाता है। क्या बनाता है, NaCl। ये NaCl तो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बट ये व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होता ये, क्योंकि ये कैसा होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है ये, एक इनसॉल्युबल। बात समझ में आ रही है आपको? तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन देखे जाएंगे पेपर में, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़िए, इसे 1 मिनट का टाइम तो मैं आपको, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, एक जिंक प्लेट है इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक जिंक प्लेट है यानी जिंक मेटल है, उसे हमने किस में मिलाया, उसे हमने मिलाया एक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में। किस में मिलाया हमने, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक मेटल को हमने मिलाया। और जब हम जिंक मेटल को किसी कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे एक ग्लास कंटेनर में, इट वॉज द फाउंड अ ब्लू कलर। उसके अंदर कैसा कलर था, ब्लू कलर। लेकिन आप देखोगे, देखो आपको पता है कि जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो कैसा कलर होता है उसका, ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन होने की वजह से कैसा लगेगा, वो पूरा नीला लगेगा। लेकिन जब हमने उसमें जिंक डाला, जब हमने जिंक प्लेट उसमें कुछ डाली, तो धीमे धीमे क्या होगा, ये ब्लू कलर फेडर टू फेडर, मतलब धीमे धीमे ब्लू कलर गायब होने लगेगा। क्या होने लगेगा, गायब होने लगेगा। मतलब टाइम के साथ साथ ये धीमे धीमे करके क्या होने लगेगा, हल्का से हल्का पड़ने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल ब्लू कलर क्या हो जाएगा, उसमें से गायब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद जो जिंक प्लेट है टेकन आउट एंड सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ होल। उस जो जिंक प्लेटेड में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हमें दिखने लग जाएंगे, ठीक है। और वो जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर है, वो धीमे धीमे क्या होने लग जाएगा, हल्का पड़ने लग जाएगा। अब ये ऐसी सिचुएशन कैसे आ रही है, ठीक है, ये क्या है देख रहे हैं हम। तो इसमें हम समझते हैं, स्टेट द रीजन एंड चेंज ऑब्जर्व। इस रिएक्शन में क्या चेंजेस हो रहे हैं हमें उसे समझाना है, उसका रीजन हमें बताना है। तो रीजन क्या है, ये जो नंबर ऑफ होल बन रहे हैं, ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, किस वजह से किए जा रहे हैं, बिकॉज जिंक डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को। जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को। कॉपर सल्फेट में से जिंक उसको डिस्प्लेस कर रहा है, जैसा कि हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। आप यहाँ इसकी रिएक्शन भी देख सकते हो। देखिए जो जिंक है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, और जो कॉपर है ये लो रिएक्टिव मेटल। तो जिंक कॉपर को क्या कर देता है, निकाल देता है, हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। बट जो बाद में कंपाउंड बनता है, क्या नाम है इस कंपाउंड का, जिंक सल्फेट, क्योंकि इसने इसको हटा के क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। अब ये जो जिंक सल्फेट है ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, ये पानी की जैसा होता है, कलरलेस होता है। साथ में क्या निकलेगा, कॉपर निकलेगा। ठीक है। अब ये होल क्यों बने, क्योंकि ये जो होल बनेंगे बेसिकली यहाँ से जो आपका जिंक है वो डिस्प्लेस हो रहा है, किसमें जा रहा है, वो कॉपर के पास। तो जो मेटल की रॉड थी, जो जिंक की रॉड थी, जो जिंक की प्लेट थी, उसमें से उस कुछ अमाउंट ऑफ जिंक के क्या निकल रहे थे, मेटल्स जा रहे थे, निकल रहे थे, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। किसमें निकल रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर। और सॉल्यूशन के अंदर जाके वो क्या कर रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो, रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। मतलब हमने एक प्लेट डाली और प्लेट के अंदर के जो मेटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मेटल के जो अंदर मेटल पार्टिकल है, छोटे छोटे एटम है, वो क्या कर रहे हैं, मेटल में से निकल रहे हैं, प्लेट में से निकल रहे हैं। और प्लेट में से निकल के किस में आ रहे हैं, उस सॉल्यूशन में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, उस सॉल्यूशन में। तभी तो रिएक्शन परफॉर्म होगी। उस सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर सल्फेट, और उसमें से क्या निकल रहे हैं, जिंक निकल रहे हैं। और जिंक कॉपर सल्फेट का कॉपर को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। और उस कंपाउंड में क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट, ठीक है। और जो बाहर निकल रहा है वो क्या बच रहा है, कॉपर। यानी उस सॉल्यूशन में से कॉपर के अमाउंट बाहर निकल जाएगा, और जो जिंक की प्लेट है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ जिंक क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ताकि वो रिएक्शन परफॉर्म कर पाए। और जो जिंक बाहर निकलेगा वो कैसे बनाएगा, छोटे छोटे होल्स बना देगा उस प्लेट के अंदर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, पढ़िए इसको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक मेटल नाइट्रेट है। क्या है, एक मेटल नाइट्रेट ए है। जब हम इसे हीट कर रहे हैं, ये क्या निकाल रहा है, येलोइश ब्राउन कलर का मेटल ऑक्साइड एक रिलीज हो रहा है। क्या निकल रहा है इसमें से, येलोइश ब्राउन कलर का मेटल ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो जब हम किसी मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं और क्या निकलता है, येलोइश ब्राउन कलर का मेटल इसमें से रिलीज होता है, ऑक्साइड रिलीज होता है विद ब्राउन गैस। कौन सी गैस के साथ, एक ब्राउन गैस के साथ। तो ये जो कलरलेस एक साथ में निकलती क्या है, एक कलर गैस, गैस सी निकलती है। क्या निकलती है, कलरलेस गैस सी निकलती है। मतलब हम रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, मेटल नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं
तो हमारे पास क्या क्या मिलता है, एक तो येलोइश ब्राउन कलर का ऑक्साइड मिलता है, क्या मिलता है, येलोइश ब्राउन कलर का ऑक्साइड मिलता है। और क्या मिलता है, एक ब्राउन गैस मिलती है, क्या मिलती है, एक ब्राउन गैस बी मिलती है, और एक कलर गैस सी मिलती है, क्या मिलती है, कलरलेस सी, ठीक है, कलरलेस गैस मिलती है सी। तो हमें 3 कंपाउंड मिलते हैं। जब हम मेटल नाइट्रेट को क्या कराते हैं, हीट करते हैं, तो हमें 3 कंपाउंड देखने को मिलते हैं, बी सी और हमारा ये, ठीक है। देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले देखते हैं आंसर में, तो मेटल नाइट्रेट ए क्या है हमारा, मेटल नाइट्रेट है, ए क्या है हमारा, मेटल नाइट्रेट, जो कि क्या होता है, लेड नाइट्रेट, क्या बोलते हैं हम इसे, लेड नाइट्रेट। ये जो लेड नाइट्रेट है आपका, जब हम इसे हीट कराते हैं, क्या कराते हैं, जब हम इसे हीट कराते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं येलोइश ब्राउन ऑक्साइड, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है, क्या बोलते हैं इसे, लेड ऑक्साइड, क्या बोलते हैं हम इसे, लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं NO2 की, तो ये क्या निकलता है, ब्राउन कलर का। नाइट्रोजन गैस कैसे निकलती है, ब्राउन कलर की निकलती है, कैसे कलर की निकलती है, ब्राउन कलर की। और क्या निकलता है उसके साथ, एक कलरलेस गैस, जो कि हमारा क्या है, ऑक्सीजन, क्या है हमारी ये, ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन, जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन ए में उसको मिलाते हैं, किसके साथ, इस ए को जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है येलो प्रेसिपिटेट। क्या बनाता है ये, येलो प्रेसिपिटेट कंपाउंड, जिसको हमने क्या बोला, डी बोला। देखो जब हम इस कंपाउंड को किसी फॉर्मूले के साथ मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है लेड आयोडाइड। क्या बनाता है ये, लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड कैसा होता है कि येलोइश पीपीटी होता है, क्या होता है, येलोइश प्रेसिपिटेट होता है, क्या होता है, ये येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है। साथ में क्या रिलीज होती है, पोटेशियम नाइट्रेट गैस, क्या रिलीज होती है साथ में, पोटेशियम नाइट्रेट गैस, ठीक है। तो इसमें नीचे मैंने दे दिया, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होगी, आप सब इसे पढ़ लीजिएगा। और इसमें ऑप्शन ए के लिए एक चीज बताई गई है, मेटल प्रेजेंट जो ए है वो अलॉय बनाता है, किसमें, सोल्डरिंग पर्पस में यूज किया जाता है। किसके अंदर यूज किया जाता है, ये सोल्डरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सोल्डर क्या होता है, जब हम देखते हैं ना तार वार जोड़ते हैं उसमें, तो एक मेटल की रोड होती है, एक तार होता है, ठीक है, वो गर्म करने वाला होता है, उसे जो तार सी होती है वो एकदम उस पे जाके सर्किट पे जाके पिघल जाती है, तो उसे सोल्ड करना, तार जोड़ने के लिए छोटे छोटे जो सर्किट होते हैं उसमें जो तार जोड़ने के लिए सोल्डरिंग करनी होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला वो सोल्डरिंग मेटल। अब आपको पता है जो सोल्डरिंग मेटल होता है, जो वो वायर होती है सोल्डरिंग वायर, उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो पीबी होता है, लेड होता है, एक तो क्या होता है आपका पीबी, लेड होता है हमारा, देखो तो पीबी होता है, लेड होता है हमारा, इसको छोटा बनाएंगे हम, पीबी, साथ में क्या होता है आपका एसएन। तो 50% आपका पीबी यानी लेड होता है उसके अंदर, और 50% क्या होता है, टिन होता है, एसएन होता है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा, सोल्डरिंग वायर बनती है। क्या बनती है हमारी, सोल्डरिंग वायर बनती है, जो कि एक प्रकार का क्या है आपका अलॉय है, क्या है, एक प्रकार का अलॉय। बात समझ में आई आप सभी को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक्स इसमें रखे गए हैं ग्राउंड पे, 2 अरेंजमेंट में। अच्छा इसमें एक डायग्राम नहीं है, देखिए ऐसा डायग्राम था वो, इसमें क्या होगा कि इस तरीके से 8, ठीक है सॉलिड डायग्राम नहीं है इसमें, तो अभी इसके लिए ऐसे ही समझ लेना, इस तरीके से एक पॉइंटली इस तरीके से रखा हुआ है, लेटा हुआ, ठीक है। अभी ऐसे मान लो कि 8 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं जो कि लेटे हुए रखे हैं, किस तरीके से रखे हैं, लेटे हुए। और एक अरेंजमेंट कैसी थी, जैसे सीधे रखे हुए हैं, किसमें रखे हुए हैं, सीधे। अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से, इस एक्स में से और इस वाई में से, दोनों में से कौन सा मॉइस्ट के कारण जल्दी से रस्ट पकड़ेगा। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर करेंगे हर घंटे उसके ऊपर, और इन दोनों में से कौन सा जल्दी क्या होगा, रस्ट करेगा, कौन सा क्या होगा, जल्दी रस्ट होगा, ठीक है। 10 दिन के अंदर अंदर में, 10 दिन के बाद, मतलब जब हम देखेंगे ना 10 दिन के बाद, एक हमने मेटल की रॉड ऐसे रखी हुई है, 8 की ब्लॉक्स बनाई हमने, और एक को हमने लेटा के रखा और एक को हमने सीधा खड़ा करके रखा है, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में हम इसके ऊपर पानी डालेंगे, मॉइस्ट डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, और इन दोनों कंडीशन में देखना है कि 10 दिन बाद, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद इन दोनों में से, एक्स और वाई दोनों में से कौन सा ज्यादा रस्ट करेगा, किसके ऊपर ज्यादा रस्ट लगेगी, मतलब जंग किसके ऊपर ज्यादा लगेगी। तो उस दोनों कंडीशन में हम क्या देखेंगे, ये जो अरेंजमेंट है वाई की, ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हो ये सरफेस एरिया इसका कम लगेगा, ओपन एरिया ज्यादा है इसका, तो अरेंजमेंट जो वाई है वो लाइकली ग्रेटर देन मोस्ट, इसमें क्या लगेगा, ज्यादा रस्ट लगेगा, इसमें क्या लगेगा, ज्यादा रस्ट लगेगा, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो तो नीचे से ढका हुआ है, ठीक है, और ऊपर का खुला हुआ है, लेकिन इसका सरफेस एरिया नीचे से बहुत कम है,
और ऊपर से बहुत ज्यादा ओपनली है। तो जिस वजह से हम ये देखते हैं कि जनरली ये जो, क्योंकि एक रस्ट कौन सा, रस्ट जो है, रस्टिंग जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। कौन सा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना। मतलब रस्टिंग जो होती है वो सरफेस पे होती है। रस्टिंग किस पे होती है? सरफेस पे, ठीक है। और सरफेस पे होने की वजह से क्या होगा, जो सरफेस के पार्टिकल होंगे मेटल के, वो क्या करेंगे? रस्ट करेंगे, मतलब उसमें जंग लग जाएगी, ठीक है। जितना भी ओपन एरिया, ओपन पार्ट होगा ना उस सरफेस का, वो क्या पकड़ लेगा? रस्ट पकड़ लेगा और एयर में आके वो जल्दी से खराब हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या है हमारा? ये जो वाई वाला सब्सटेंस है, जल्दी रस्टिंग, इस पे जल्दी रस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? टीना फाइंड अ पेपर, टीना एक पेपर ढूंढती है व्हाइट सब्सटेंस का केमिस्ट्री में लैब पे जाके। कुछ टाइम बाद देखती है जो पेपर विंडो पे रखती है लैब में, कम बैक टू पिक एंड आफ्टर 5 ईयर, और 5 घंटे बाद आके जब उसको अपने घर पे लेके आती है तो वो नोटिस करती है दिस इज अ कलर ग्रे। उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता है। मतलब जैसे आप गए अपनी लैब में, ठीक है, आपके पास एक पेपर था, आपने पेपर लिया। जब आप लैब में स्कूल में पेपर देखोगे तो पेपर कैसे कलर का लग रहा है आपको? सफेद कलर का लग रहा है, व्हाइट कलर का लग रहा है। तो आप अपने घर ले आए, और जब अपने घर लाके देखा उस पेपर को निकाल के 5 घंटे बाद, तो आप देख रहे हो कि वो पेपर व्हाइट कलर का था वहां पे, लेकिन घर आके कैसा हो गया? वो ग्रे कलर का हो गया। कैसे कलर का हो गया? ग्रे कलर का हो गया। तो ये जो पेपर का 5 घंटे में कलर कैसे चेंज हो गया, ठीक है। अब ये कलर कैसे चेंज हो गया, यही चीज इसमें पूछी गई है कि व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली सब्सटेंस ऑफ पेपर दैट ऑफ टीना फाउंड। मतलब जो टीना को पेपर मिला था, जो पेपर व्हाइट कलर का पेपर लेके आई थी स्कूल से, बेसिकली वो किस टाइप का पेपर था, कौन सा पेपर था? तो जनरली हमें पता है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है और जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है, इसका जो होता है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं। कैसे मटेरियल होते हैं? फोटो सेंसिटिव मटेरियल, विच इज टर्न टू ग्रे, जो कि कैसे हो जाते हैं? ग्रे कलर के हो जाते हैं जब ये सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं। जब ये डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है, इन पे जब सनलाइट पड़ती है तो ये जो ये जो सिल्वर क्लोराइड से बना हुआ या फिर सिल्वर ब्रोमाइड से बना हुआ मटेरियल है, कैसा हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता है। यानी वो पेपर किसका बना होगा? वो पेपर बना होगा सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। तभी तो वो पहले व्हाइट कलर का था। भाई जनरली इनका कैसा कलर होता है? कलरलेस होते हैं। लेकिन जब ये टूटते हैं, इनमें कौन सी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिल्वर क्लोराइड टूटेगा तो किसमें टूटता है? ये सिल्वर में। किसमें टूटता है? सिल्वर, जिसका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो जब वो स्कूल में लेके आई तब वो पेपर किसका था? सिल्वर क्लोराइड का, जिसका कलर व्हाइट था। क्या कलर था उसका? व्हाइट कलर था। और जब वो डिकम्पोज होने के बाद सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया, तो सिल्वर सिल्वर जो उसके हाथ में था सॉलिड पार्ट, उसका कलर कैसा हो गया? ग्रे कलर का हो गया। कैसे कलर का हो गया उसका? ग्रे कलर का, ठीक है। ये चेंजेस उन्हें जनरली देखे गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसमें सी पॉइंट पूछा है, वन ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी सब्सटेंस इन डेली। हम डेली लाइफ में से कहाँ देखते हैं? तो हम डेली लाइफ में से कहाँ देखते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहाँ पे देखते हैं हम? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आज से पहले कई साल पहले जो फोटोग्राफी होती थी वो इसी पेपर के ऊपर होती थी, ठीक है। तो ये पेपर कैसा होता था? नॉर्मल व्हाइट पेपर होता था, लेकिन इस पे फोटो से ऐसे जो कैमरे की लाइट होती थी, फ्लैश एकदम बहुत तेज मारते थे, ठीक है, उस तरीके का कैमरा होता था, तो वो लाइट से आकृति बन जाती थी। उस एरिया का पार्ट कैसा हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता था। कैसे कलर का हो जाता था? ग्रे। जिस तरीके से आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखते थे, तो वहां पे इसका जनरली यूज होता था इस रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख पाओगे ये रिएक्शन दे रखी है, बट ये कह रहा है कि कुछ इसमें गड़बड़ है। ये जो रिएक्शन है ये सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। अब हमें ये चेक करना है कि इस रिएक्शन में क्या गलती है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन तुमने दिख रही है इसमें क्या है? आयरन है, इससे रिएक्शन कर रहा है, ये बना है, ठीक है भाई, लग तो सही रही है। बट आपने पढ़ा था कि आयरन कभी भी लिक्विड से रिएक्शन नहीं करता, यानी आयरन वाटर से रिएक्शन नहीं करता। आयरन किससे रिएक्शन करता है? स्टीम से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? स्टीम से। तो आयरन किससे रिएक्शन करता है? सबसे पहले स्टीम वाटर से। किससे रिएक्शन करता है? स्टीम वाटर से। मतलब करता तो वाटर से ही है, बट लिक्विड या कोल्ड या हॉट वाटर से ना करते हुए किससे करता है? वो स्टीम वाटर से रिएक्शन करता है। और आयरन जब स्टीम वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। साथ में वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें आंसर में पढ़ सकते हैं। तो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होता है? देखो ये तो H2O है, बेसिकली लिक्विड ना लेके हमें क्या लेना है? इसे स्टीम में लेना है। क्या लेना है? स्टीम में। साथ में इसमें क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो इस करेक्ट को जब हम करेंगे तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? एकदम
सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी रिएक्शन हमारी? ये एकदम सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनो क्वेश्चन नंबर 10 को, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो तृप्ति मिक्स कर रही है एक्वस सॉल्यूशन को, किसको? एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिला रही है वो? सोडियम सल्फेट। क्या मिला रही है? सोडियम सल्फेट। एक एक्वस सॉल्यूशन के साथ, किसके साथ? कॉपर क्लोराइड। तो क्या कर रही है? सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड को मिला रही है। और जब हमें जैसे कि पता है डबल डिस्प्लेसमेंट होती है इसमें, कौन सी डिस्प्लेसमेंट होती है? डबल। तो कॉपर और इसके आयंस क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो कि दोनों ही क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। किसके अंदर? इस रिएक्शन के अंदर हम दोनों सब्सटेंस जो हमारे बन रहे हैं कैसे हैं? इनसॉल्युबल है। पानी में क्या है? ये घुलते मिलते नहीं है। और ये ना घुलने मिलने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ही नो प्रेसिपिटेट, कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए कौन सी रिएक्शन कहलाएंगे? ये कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसे क्या कह सकते हैं? दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? मतलब ये पूछा है कि ये जो रिएक्शन है आपकी, ठीक है, ये जो करवा रही है, पहले तो ये कौन सी रिएक्शन, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी हाँ भाई डबल डिस्प्लेसमेंट। आप कैसे कह सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? आयन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट में भी हो सकते हैं, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो सकती थी ये। लेकिन हमने ये बता दिया कि देखो ये भी पानी में घुल जाता है, ये भी पानी में घुल जाता है, मतलब ये भी पानी में क्या है? सॉल्युबल है, और ये भी वाटर सॉल्युबल है। तो जब दोनों सॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं हम इसे? दिस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? दिलीप कह रहा है कंपेयरिंग अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या करता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों ही एग्जैक्ट डिफरेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो या तीन चीजें आपस में मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाती हैं, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक सिंगल सब्सटेंस टूटता है दो या तीन सब्सटेंसेस में। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर हम उसको रिवर्स कर दें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिवर्स कर दें, तो क्या हमारा डिकम्पोजिशन नहीं बन सकती? जैसे पानी बनता है किससे? H2 और O2 से। तो H2 और O2 से ही क्या बनता है? पानी बनता है। तो ये तो रिवर्सिबल भी हो सकती है, मतलब ये उल्टी भी हो सकती है एक दूसरे के। बट ऐसा नहीं है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो केवल डिकम्पोजिशन होती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती? वो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकती। जैसे ये जो रिएक्शन है मर्करी ऑक्साइड की, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो? डिकम्पोज तो कर सकते हो, बट बाद में आप इन दोनों को बाद में रिएक्शन करा के कॉम्बिनेशन रिएक्शन में परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब ये जो रिएक्शन है, ओनली कौन सी रिएक्शन है जो सिर्फ क्या हो सकती है? डिकम्पोज हो सकती है। क्या हो सकती है? केवल डिकम्पोज रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं एलिमेंट के, ये नेवर बी फाउंड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपको कभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। ये केवल किस में देखने को मिलेंगे आपको? ये केवल आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? ये देखने को मिलेंगे आपको केवल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। चलिए बात समझ में आ रही है आपको? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। ये क्वेश्चन कहता है कि आप एक ऐसी रिएक्शन बताइए जो ना तो कॉम्बिनेशन हो, ना डिकम्पोजिशन हो, ना सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो, और ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट हो। आप कुछ भी इसमें से ना कह पाओ, ना इसको फॉलो करें, ऐसी रिएक्शन हमें बतानी है। तो देखो ऐसी रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन, वो कंबशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शन। बिकॉज कंबशन रिएक्शन को जब भी हम परफॉर्म करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, वाटर, साथ में मिलता है हीट और लाइट। ठीक है, हम क्यों कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं है या कॉम्बिनेशन नहीं है? सबसे पहले तो ये देखो ध्यान से, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है? कंबाइंड हो रही है, तो दो सब्सटेंस है, सिंगल तो सब्सटेंस है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉट अ डिकम्पोजिशन, ये कौन सी रिएक्शन भी नहीं है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है, बिकॉज सिंगल सब्सटेंस होना चाहिए। डिकम्पोजिशन में तो क्या टूटता है? सिंगल सब्सटेंस, इसमें तो दो सब्सटेंस है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्लेस भी नहीं कर रही। देखो यहाँ पे कार्बन इसको कोई डिस्प्लेस नहीं कर रहा, आप यहाँ पे देखोगे इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ना ही ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ना ही इसमें कोई आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। भाई कार्बन इसके पास है और कार्बन इसके पास है, यहाँ पे कोई भी आयंस एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी आयंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। ना ही ये कौन सी रिएक्शन? इट इज द कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? ये है कंबशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? क्योंकि मीथेन क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है, और ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। इसमें मीथेन क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है, और ऑक्सीजन क्या हो रही है?
रिड्यूस हो रही है। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? कंबशन रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो कंबशन रेडॉक्स रिएक्शन, जो कंबशन रिएक्शन है हमारी, ठीक है, देखो ये जो कंबशन रिएक्शन है ना, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेसिकली इसके पास ये 4 रिएक्शन हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में। इस 4 रिएक्शन में पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन थी, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब कॉम्बिनेशन में हमें पता है क्या होता है भाई, 2 या 3 चीजें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है भाई। हमें ऐसी रिएक्शन बतानी है जो इन चारों में से ना हो। हमें कौन सी रिएक्शन बतानी है? जिसमें ये चारों रिएक्शन ना देखी जाए, ठीक है, इन चारों से एकदम अलग रिएक्शन बतानी है। तो उसके लिए हमने ये वाली रिएक्शन लिखी है, कौन सी? कंबशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी फॉलो नहीं हो रही, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि 2 सब्सटेंस है। डिकम्पोजिशन होती तो कितना लेना पड़ता? 1 लेना पड़ता, लेकिन इसमें कितनी है? 2 है, 2 प्रोडक्ट है इसमें, सॉरी 2 रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट है इसमें? 2 रिएक्टेंट है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम क्या नहीं कह सकते, ना तो ये डिकम्पोजिशन है और ना ही ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम ऐसे कह सकते क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होता है। यहाँ पे कोई भी किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है ना। क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे? कोई आयन किसी को डिस्प्लेस कर रहा है? नहीं कर रहा। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि यार ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई आयन एक्सचेंज नहीं हो रही। क्या कोई आयन या कोई कंपाउंड एक्सचेंज हो रहा है इसमें? वो भी नहीं हो रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये चारों रिएक्शन से एकदम अलग रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कंबशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हमारी? कंबशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा क्या है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। और ये क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल क्वेश्चन आने कैसे वाले हैं, उन क्वेश्चंस में दिमाग कैसे लगाना है, सोचना कैसे है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इन्हें बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जैसे ही आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हेन अ सॉल्यूशन of a substance X is added to solution of potassium iodide then the yellow। जैसे हम पोटेशियम आयोडाइड में कोई एक ऐड करते हैं कंपाउंड X, तो हमें क्या मिलता है? येलो सॉलिड। क्या मिलता है हमें? येलो सॉलिड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? लेड नाइट्रेट। और यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख सकते हो, ये KI है। क्या है ये? KI, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख सकते हो, आप रिएक्शन करोगे तो आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप करिए, ये आपका होमवर्क है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 14 का ये 3 पॉइंट है। आप इसको पढ़िए ध्यान से, एक बार ध्यान से इसको रीड कीजिए, ठीक है। देखो रीड करो उसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कह रहा है? जो ए सॉलिड सब्सटेंस है P विच इज वेरी हार्ड इज यूज टू कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम किसके लिए यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने बताया पहले चैप्टर में, कहीं पे भी तुम्हें कंस्ट्रक्शन वर्ड दिखने लग जाए, तुम्हारे दिमाग में सीधे सीधे क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें पूछ रहे हैं पी सब्सटेंस क्या है? पी। तो देखो पढ़ते हैं। When substance P is heated strongly, जब हम P सब्सटेंस को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, फॉर्म अनदर सॉलिड Q। किसमें बनता है? सॉलिड Q R में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? सॉलिड Q और R में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस P एक ऐसा सब्सटेंस है जो जनरली यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किया जाता है। और जब हम इसे हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट। तो ये कन्वर्ट करता है 2 चीजों में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2 चीजों में। सबसे पहले ये Q सॉलिड में कन्वर्ट होता है और साथ में इसमें से एक गैस निकलती है R। तो देखो अगर ये नहीं समझ में आया तो सुनो ध्यान से। देखो एक हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या यूज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लाइमस्टोन कहते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं, जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या रिलीज होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या रिलीज होगा बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। साथ में क्या रिलीज होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक प्रकार की गैस है हमारी कलरलेस, और ये क्या है हमारा? एक सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा। अब ये कह रहा है कि जो Q है, जब हम इसे रिएक्ट करते हैं पानी से, जब हम Q, ये हमारा Q सब्सटेंस हो गया, जब हम इसे रिएक्ट करते हैं पानी से, जब हम इसे पानी से रिएक्ट करते हैं तो हमें एक कंपाउंड S मिलता है। क्या मिलता है हमें? एक कंपाउंड S। तो इन दोनों को रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिलता है? कंपाउंड X मिलता है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड मिलेगा हमें। इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड S है हमारा। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी? पक्का? ठीक है, चलो
नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन गैस आर, जब कोई गैस आर, ये जो हमारी आर गैस है, ठीक है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं पास इनटू क्लियर सॉल्यूशन में, किसी क्लियर सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स में जब इसे पार करते हैं एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है टी। कौन सा प्रेसिपिटेट बन जाता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट टी फॉर्म्ड होता है। तो जब हम आर गैस को लेते हैं, किसको लेते हैं? आर यानी CO2 को, और किस में से पास करते हैं? इन द पास क्लियर सॉल्यूशन ऑफ एस, एस में से पास करते हैं यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पार करते हैं, ठीक है। तो एक अब बताओ इनकी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? हमें जब हम CO2 को रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो हमें क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा हमें? दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो कि सब्सटेंस टी बन जाता है हमारा। क्या होता है ये सब्सटेंस? टी। एक मिनट देखिए ध्यान से, तो सब्सटेंस टी क्या होगा हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा भाई, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा हमारा ये। देखिए ध्यान से, क्या बनेगा ये? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। चलो देखो ध्यान से तो सब्सटेंस टी क्या हो जाएगा हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट। डी क्या होता है हमारा? जो एस हमने निकाला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस क्वेश्चन को घर पे करना है दोबारा से, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, ये भी आप करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता देना कमेंट्स करके अगर नहीं समझ में आता तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 20, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? एक गैस ए है, आपके पास एक ए नाम की गैस है, क्लियर है? आपके पास क्या है? एक गैस ए है, एक ए गैस है। इट इज मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये सबसे बड़ा कारण है किसका? हमारी धरती पे ग्लोबल वार्मिंग होने का सबसे बड़ा कारण है ये, ठीक है। ये जो गैस ए है ना हमारी धरती पे, ये ग्लोबल वार्मिंग होने का क्या है? सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है। अब ये जो गैस ए है, ठीक है, ये रिएक्शन करती है किसके साथ? हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन ऑक्साइड। आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? H2O। क्या होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड? H2O। हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? H2O। बात समझ में आ रही है? तो H2O के साथ जब ये रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर सी, किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर सी। भाई इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंटल जो है इसमें फैक्टर, सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? CO2। क्या है? CO2। अब CO2 को जब हम H2O के साथ कराते हैं इन द इन्वायरमेंटल फैक्टर C, अभी इन्वायरमेंटल फैक्टर C देखो ध्यान से, ठीक है, जो नेचर में प्रेजेंस होती है, मतलब एक ऐसी चीज है जो कि नेचर में प्रेजेंस होती है, जो इन दोनों को क्या करवाए? रिएक्शन। तो तुमने कहीं कहीं देखा होगा इन दोनों को रिएक्शन कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सनलाइट का। किसका करते हैं? सनलाइट। क्यों? क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है? हमारी ये हमारी ग्लूकोज की रिएक्शन है, जो कि प्लांट्स के अंदर होती है। जैसे कि आगे बताता है ग्रीन मटेरियल डी, एक ग्रीन मटेरियल डी का यूज करेंगे, मतलब ग्रीन मटेरियल मतलब क्या? क्लोरोफिल। ग्रीन मटेरियल क्या यूज हो रहा है इसमें? मतलब क्लोरोफिल यूज हो रहा है भाई इसमें, टू फॉर्म 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ई। तो एक फॉर्म करेगा 6 कार्बन कंपाउंड ई, जिसको हम क्या कहते हैं? C6H12O6। ये क्या होता है हमारा? भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बन का। कौन सा कंपाउंड होता है कार्बन का? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। साथ में क्या रिलीज होगी? गैस एफ रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी साथ में? गैस एफ, जो कि होती है ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन। भाई जो ब्रीथिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी गैस है। बात समझ में आई? चलिए नीचे आंसर्स भी लिखे हैं, बाकी भाई आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट और परेशानी हो मुझे कमेंट करके बता देना। आज की क्लास करते हैं समाप्त। यही कुछ क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की नेक्स्ट क्लासेस में। जैसे कि हमने बताया था, पहले हम MCQs करेंगे, फिर असर्शन एंड रीजन, एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो हर क्लास आपको मिलेगी, 100 क्लास की ये सीरीज रहेगी, सभी सीरीज में बने रहिएगा। कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा क्या इंप्लीमेंट करना है, क्या सुधार करना है, किस चीज में कमी है, हम उसको ध्यान से करेंगे और आपके बोर्ड के 100 मार्क्स के लिए, ठीक है, हम आपके साथ हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है बच्चों।